कि हेजिंग जो आज का पूरा एजेंडा है, रिस्क मिटिगेशन थ्रू कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन वोलेटाइल मार्केट। नेचुरली कमोडिटी मार्केट जो है वो काफी वोलेटाइल मार्केट है और पिछले तकरीबन 16 साल के जो जर्नी है, इस पूरे 16 साल के अंदर में काफी वोलेटिलिटीज यहाँ पर देखी, काफी अप एंड डाउन्स देखे। उनको ध्यान में रखते हुए अब चूंकि बहुत सारी चेंजेस इसके अंदर में आ गई, पहले रेगुलेट होता था एफएमसी के थ्रू, अब सेबी के थ्रू रेगुलेट हो रहा है और इसके बाद में जो बाजार के अंदर में इसका जो रंग और रूप है कितनी तेजी के साथ पिछले कुछ 2-3 सालों के बीच में बदला है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं और रिस्क मिटिगेशन के अंदर में और इस एजेंडे को लेकर के एनसीटीएक्स आगे क्या करने जा रही है, इसके ऊपर सबसे पहले आपका विचार। अरुण जी, टाइस आपके पास। धन्यवाद सुरेश जी, और मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ जो लोग हमें यहाँ पे ज्वाइन किए हैं एज अ पार्टिसिपेंट, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमें ज्वाइन किया। सुरेश जी, मैं शुरुआत इस प्रकार से करना चाहूंगी कि हेजिंग जो है वो एक प्रकार की हैबिट है। जैसे अगर आप देखें तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल उसका हम प्रीमियम पे करते हैं, उसको रिन्यू कराते हैं। इसी तरीके से हमारा जो कार इंश्योरेंस है वो लेते हैं, हर साल उसका प्रीमियम हम लोग रिन्यू कराते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे कार इंश्योरेंस हो, उसी प्रकार से हम जो बिजनेस कर रहे हैं, और अगर मैं खासकर बात करूं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की या जो हमारे जो एग्रीकल्चर से ट्रेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री, दे आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज रिस्क। अगर प्रोसेसर को आज की डेट में माल चाहिए, और अगर अभी हम देखते हैं जो पोल्ट्री इंडस्ट्री जो सोयाबीन में जो हो रहा है, जो जिस तरीके की तेजी है, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम अपने भावों को तय कर सकते हैं, अपने प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को हम क्यों ना यूज करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब इसका एक जो जवाब काफी बार जो सुनने में आता है, बहुत लोग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये तेजी मंदी जो है, इस प्रकार की जो लॉन्ग टर्म जो बहुत लंबी तेजी है, बहुत लंबी मंदी है, ये कभी 5-6 साल में एक बार आती है। तो मेरे ख्याल से उसका जवाब ये हो सकता है कि जो हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या हम जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या कार इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो दुर्घटना भी शायद हमारी पूरी कार की लाइफ में कभी एक बार ही होगी, शायद ना भी हो, फिर भी हम उसका प्रीमियम हर महीने हर साल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो घटना है वो कब होगी वो किसी को नहीं पता है। तो जिस प्रकार की वोलेटिलिटी सोयाबीन में इस साल देखी और खासकर सारे ऑयल सीड में देखी है, तो उस वोलेटिलिटी में अगर आपको बिजनेस को सर्वाइव करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हम कैसे अपने भावों को सुनिश्चित कर सकते हैं, भावों को हेज कर सकते हैं। मेरे पास एक केस स्टडी के माध्यम से उसको प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पर जब भी आप कहेंगे तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी हम आएंगे और इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हेजिंग को बेस्ट वे के अंदर में यूज किया जा सकता है और कैसे इसके साथ में रह करके एक अच्छा मार्जिन तो कमाया ही जा सकता है, साथ में रिस्क से कैसे आप सेफगार्ड हो सकते हो। अरुण जी, मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाऊं, क्योंकि साथ के साथ इसका आपका टेक क्या है इसके ऊपर पे, और एनसीटीएक्स इसको किस नजर से देखता है। काफी अच्छा मुद्दा उठाया है ज्योति जी ने। तो ज्योति जी ने जो मुद्दा उठाया है, धन्यवाद। वो इस बात से डिसाइड, मतलब उसको काफी एनालाइज करके चेंज किया गया है। हमने पिछले 3-4 साल 5 साल का ये एनालाइज किया कि सर्किट 4% या 6% होने से ये नहीं होता है, व्यापार रुक जाता है। अगर 4% का सर्किट लग गया तो क्या हो गया, बाजार वहां पे रुक गया है। जबकि हाजिर बाजार यदि चल रहा है और उससे ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, अगले दिन फिर बाजार खुलेगा, हो सकता है दोबारा 4% लग जाए। और अभी इस साल हो क्या रहा है, जो ज्योति जी कह रहे हैं वो बात क्यों अभी सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज फ्लो में चल रही है, क्योंकि ये साल बहुत ज्यादा वोलेटाइल साल है। तो इस साल एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि 6% के सर्किट लग रहे हैं। अदरवाइज अगर हम पिछले रिपोर्ट भी देखें तो 4% के सर्किट भी नहीं लग रहे थे पिछले 3-4 साल से कभी भी। तो ऊपर का भी लगा, नीचे का भी लगा, 12% की चाल बिल्कुल इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा सर। इसमें एक और चीज ये है कि जो कमोडिटी मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बाजार में फ्रीली ट्रेड हो। होता क्या है कि अगर आप मार्जिन देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में मार्जिन जो है 3 से 4 गुना बढ़ गए। जो मार्जिन पहले सरसों में अगर 5% होता था, आज 15% है। सोयाबीन में जो 5% मार्जिन होता था, आज लगभग 28% हो गया। तो जब मार्जिन का क्वांटम बढ़ गया है, तो जो रिस्क, अगर हम देखें जो रिस्क था पहले, वो एक तरीके से उसको कवर करने के लिए ज्यादा मार्जिन एक्सचेंजेस के पास है। और हमने पुराना एनालिसिस 4 साल का 5 साल का करके ये देखा
कि 4% के सर्किट से ये नहीं होता कि सर्किट लग जा रहा है, सर्किट उतनी ही बार लगेगा जब बाजार में चलेगी। तो मैं बीच में एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। मैं मीडियम और स्मॉल ट्रेडर्स की तरफ से मैंने ये बात रखी है। बड़े ट्रेडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम और स्मॉल का मार्जिन बढ़ने से उनको प्रॉब्लम आई है। वो ट्रेड से वो एनसीडीएक्स में सेफ होना चाहता है, बल्कि बट मार्जिन और 6% की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हटता है इस साल, क्योंकि वोलेटिलिटी इज वेरी हाई स्केल। नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ सर, वोलेटिलिटी इस साल हाई है और शायद इसीलिए हमने कुछ बार देखा कि सर्किट भी 6% का लगा, पर जैसे ही मार्केट की वोलेटिलिटी कम होगी आप देखेंगे सर्किट भी नहीं लगेगा। तो अगर बाजार आज 6% की कल भी सर्किट को आमंत्रित कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा आपने जो कहा है उसके ऊपर डेफिनेटली हम एक एनालिसिस करेंगे कि अगर उससे कुछ अगर नुकसान है तो हम उसके बारे में देख सकते हैं इस विषय को। ये व्यापार के बेटरमेंट के लिए और एनसीडीएक्स के भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एनसीडीएक्स का इस देश में रहना बेहद जरूरी है। एनसीडीएक्स जैसी संस्थाओं से व्यापार सेफ हुआ है। हम लोग इस इतनी वोलेटाइल मार्केट में अपने फ्यूचर को सेव कर पाए हैं, ताकि हम कहीं मंदे और तेजी में फंस नहीं जाएं। तो ये प्लेटफॉर्म रहना बेहद जरूरी है, छोटे और मीडियम व्यापारी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यादव साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके सजेशन को, और साथ में अभी बहुत जल्दी होगा अगर हम उस पर कोई वापस डिसीजन लेते हैं, लेकिन थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या है, इससे क्या क्या फर्क पड़ा है। और आप तो सिर्फ आप सुन सकते हैं, सुन के आगे मैं ये अच्छे ट्रेड के लिए फ्यूचर में जो इस वोलेटाइल मार्केट में अपने सेफ गार्ड करने के हिसाब से जो मीडियम व्यापारी है, उनकी जो थोड़ी सी इन दिनों जो इससे हटे हैं, जो इस पर जुड़े रहना चाहते थे, जो व्यापार करते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, बट मार्जिन और ये हर चीज बढ़ गई है। आज इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट भी डेटा बिल्कुल आई थिंक आपका, आप देखिए। बिल्कुल सर, थैंक यू, आपका सजेशन हम लोग दे रहे हैं जी। इट इज ए सजेशन। अब चूंकि नेक्स्ट जो राउंड मैं करने जा रहा हूं वो है आपका प्राइस और फ्यूचर फोरकास्ट, कि उसको कैसे ध्यान में रखें और उसके लिए हमारे पास में क्या मैकेनिज्म्स होने चाहिए। और अभी इन एक्सपर्ट्स की नजर के अंदर में और आज के सिनेरियो के साथ में, क्योंकि सभी के सभी एडिबल ऑयल एक्सपर्ट्स हैं और एडिबल ऑयल का बाजार क्या है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अरुण जी आप जो प्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे उस प्रेजेंटेशन को आप दें, और जो हेजिंग टूल्स और इनके ऊपर पे आप एक डिस्कवरी दिखाना चाह रहे थे उसको आप प्रेजेंट करें। अरुण जी। धन्यवाद सुरेश जी, मेरे ख्याल से मेरा जो काम था वो काफी आसान कर दिया नीरज जी ने जो बताया और उसके बाद में अरुण जी ने जो कहा, मेरे ख्याल से वो काफी कुछ उसके अंदर कवर हो गया जो मैं प्रेजेंटेशन में दिखाना चाह रहा था। और जो सबसे जरूरी चीज है, मैंने सभी पैनलिस्ट को सुना तो मैं उसमें एक चीज कहना चाहूंगा, सूरज जी ने भी इससे पहले बताया हेजिंग के बारे में, कि जिसको बहुत अधिक जानकारी हेजिंग की नहीं है, उसके बीच में बहुत थिन लेयर होती है या थिन लाइन होती है, और उसको हम कब क्रॉस कर जाते हैं वो पता नहीं चलता है। और जनरली जो हम फ्यूचर्स को या वायदे को जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा उसमें नुकसान हो गया हेजिंग में, वो उसमें नुकसान नहीं हुआ होता है, वो जो हेजिंग करते करते वो ट्रेडिंग में चले गए और फिर स्पेकुलेशन में चले गए, वहां जाके उनको नुकसान होता है, क्योंकि हेजिंग तो आपको लॉस दे ही नहीं सकती। हेजिंग इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो वो जो थिन लाइन है वो हमें हमेशा समझ के चलनी है, और इसीलिए हम कहेंगे कि जब भी मैं हेजिंग के विषय में बात कर रहा हूँ या मैं हेजिंग करना चाहता हूँ, और अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, अगर मैं एक कॉर्पोरेट हूँ, तो हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं पॉलिसी ड्रिवन हेजिंग करूं। यानी कि मेरे पास एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो हमने साल के शुरू में बनाया, और मैंने कहा भाई इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं हेजिंग करूंगा, जिसमें ये हो सकता है कि मैं बोलूं मैं 50% अपना स्टॉक हेज करूंगा, 70% करूंगा, 90% करूंगा, वो उस पॉलिसी में डिटरमाइन रहेगा, ताकि मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो कभी भी मेरे हेजिंग डिसीजन के ऊपर हावी ना हो। क्योंकि अक्सर लोगों को जो मैं कहूँगा नुकसान होता है, या अक्सर लोग जो फंस जाते हैं, वो इस चीज में होता है कि उनका जो इंस्टिंक्ट होता है वो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं रादर देन की पॉलिसी। क्योंकि हेजिंग, जैसा मैंने पहले भी कहा, अनुज जी ने भी बताया कि इट्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वहां केवल मैं अपना प्राइस रिस्क प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तो इसी बात के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एक बार शेयर करना चाहूंगा, और मैं समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी उसको रश करना चाहूंगा। सो बेसिकली सर, आई थिंक ये सबको पता है ऑयल सीड की अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द बिगर प्रोड्यूसर है, और काफी बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल्स का। सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल दोनों बहुत ज्यादा जरूरी, मैं कहूँगा वाइडली कंज्यूम्ड दोनों ऑयल सीड्स हैं, ऑयल्स हैं रादर। और काफी बड़ी जो अगर हम बात करें, और आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं सब ऑयल सीड इंडस्ट्रीज हैं, तो वो जानते हैं कि काफी बड़ा जो हिस्सा हमारे टोटल एडिबल ऑयल का कंजम्पशन का है वो हम इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल के रूप में। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें इस साल की, और जिसके विषय में हम ये वेबिनार पे चर्चा कर रहे हैं,
उसकी एक अहम वजह यह है कि अगर हम चार्ट को देखें तो ये हमने जिस ग्राफ से समझाने की कोशिश की किस प्रकार का सिनेरियो रहा है, तो लगभग फरवरी मार्च तक अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो लीड कर रहे थे काफी हद तक प्राइजेस को, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ की क्रॉप आई थी और वो इनिशियल कुछ मंथ थे सोयाबीन की अगर हम बात करें तो। और उसके बाद में अगर हम बात करें पिछले 2-3 महीनों में, तो इंडियन मार्केट जो, क्योंकि वो लीन सीजन में एंटर किए, कंपेयर टू इंटरनेशनल, हम लोग आज की सिचुएशन में अगर हम मील की बात करें तो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। सीड भी हम केवल लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, बाकी कहीं से हमारी पैरिटी नहीं, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर रीजंस वी कैन नॉट इंपोर्ट। तो इस वजह से अगर हम देखें तो हम एक तरीके से एक ऐसे बाजार बन गए, खासकर सोयाबीन में और सोयाबीन के अंदर, जहां हम लोग बाकी बाजारों से बिल्कुल कट गए। और इसी वजह से हमने देखा कि लीन सीजन के अंदर एक काफी बड़ा बाजार में चाल आई। और ये केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं थी, इसको जो इनिशिएट किया था, जो स्टार्ट हुआ था, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ये शुरुआत हुई थी। ये हमने जस्ट एक केस स्टडी बनाई है मस्टर्ड सीड प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई मस्टर्ड सीड प्रोसेसर, जो नीरज जी ने बताया कि अभी लोग कैसे हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पार्ट ऑफ देयर इन्वेंट्री हो सकता है वो फिजिकली कैरी करे, और अगर बदले उल्टे हैं, जिस तरीके का सिनेरियो पिछले 1-1.5-2 साल में हमने सोयाबीन में देखा, या हम सरसों में भी देख रहे हैं, पिछले साल भी हमने देखा कि अगर बदले उल्टे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली एज अ प्रोसेसर मुझे एक बड़ा पार्ट ऑफ मेरा जो टोटल करने से मुझे उसके ऊपर ब्याज हर महीने देना, फ्यूचर में कैरी करता हूं तो मुझे उल्टा ब्याज मिल रहा है अगर बदले उल्टे चल रहे हैं। तो उसी सिनेरियो को हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्यों हेजिंग जरूरी है, तो अगर हम लेफ्ट साइड का ग्राफ देखें तो हर साल जो है वो एक डिफरेंट साल है, और हर साल का प्राइस मूवमेंट एकदम अलग है। ये सोयाबीन की अगर हम बात करें, और पिछले एक साल में हमने देखा कि जो वोलेटिलिटी है वो काफी बढ़ गई है। तो अगर हम पिछले 2018-19 में देखें 15% वोलेटिलिटी थी प्राइसेस में, जो इस साल बढ़ के 31% तक हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो हो सकता है 18-19 के अंदर हेज करना मेरे लिए वन ऑफ द ऑप्शन हो, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो हेज करना मेरे लिए एक नेसेसिटी बन गई है। और केवल मस्टर्ड सीड में नहीं, मेरे बाकी जितने भी ऑयल सीड है लगभग सबके अंदर आज हेजिंग करना एक तरीके की मैं कहूँगा कंपल्शन बन गया है, बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। और क्योंकि हर साल यूनिक है, हर साल अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसीलिए अगर मुझे मेरा प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना है, अगर मुझे अपने प्रॉफिट को प्रिडिक्टेबल रखना है, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने जो इन्वेंट्री है उसको या तो हेज करके चलूं। अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो डिफरेंट रीजंस के लिए हो सकते हैं, मैंने जस्ट यहाँ मेंशन कर दिए हैं, चाहे वो आपका ग्लोबल स्टॉक्स की वजह से हो, जैसा अभी हमने सोयाबीन में देखा या बाकी कमोडिटीज में देखा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, कोई अगर अचानक बड़ा चेंज आता है सप्लाई डिमांड में उससे होता है, कोई प्रोडक्शन में शॉक हो, जैसा अभी हम बारिश की वजह से देख रहे हैं डिफरेंट खरीफ कमोडिटीज के अंदर, यूएसडी INR अगर हम बहुत बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर है तो इससे भी फर्क आता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। तो इसीलिए प्राइसेस वोलेटाइल हो सकते हैं, और इसीलिए हमें उसको हेज करना या उसको मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है आज के मार्केट में। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है अगर अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट होता है, अनफेवरेबल प्राइस वोलेटिलिटी होती है, वो सबसे बड़ा रिस्क है, जिसकी वजह से उसकी जो वर्किंग कैपिटल वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आज किसी कमोडिटी के प्राइस दुगने हो गए हैं तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत मासिवली चेंज हो गया, बहुत बड़ा उसमें भी जंप आया, बहुत बड़ा चेंज उसके अंदर आया है, और जिसकी वजह से मेरे जो बिजनेस मार्जिन है वो भी बहुत हाईली इंपैक्ट होते हैं। और अगर मैं बात मैनेज कर सकते हैं, मेरा जो एग्जांपल है उसमें मैं ज्यादा बात करूंगा कि कैसे हम लॉन्ग हेज करके एज अ प्रोसेसर अपने मैं कहूंगा कि अपने मार्जिन को सिक्योर कर सकते हैं, उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। तो जो मैंने शुरू में भी जब हमारा ये वेबिनार शुरू हुआ था तो मैंने बात की थी कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि हमारी फैमिली का हम एक तरीके से फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो हेजिंग भी कुछ उसी प्रकार से है जिससे हम अपना बिजनेस के जो फ्लक्चुएशन है उसको सिक्योर कर सकते हैं, और कोई भी जो रिस्क होता है बिजनेस में हम उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हेजिंग एक मैकेनिज्म है जिससे हमारा जो बिजनेस रिस्क है हम उसको जहां तक हो सकता है मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं अगेन कहूंगा कि किसी भी रिस्क को एलिमिनेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट उसको मिनिमाइज करना हमारे हाथ में है, और मिनिमाइज करने के लिए हम हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने एक केस स्टडी ली है, हमने ये माना है कि एक अगर कोई ऑयल प्रोसेसर है उसको अगर मान लीजिए कि 1000 टन सरसों की जरूरत है सितंबर के महीने में, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो कुल मिला के 3 ऑप्शन हो सकते हैं।
वो ये कहे कि ठीक है सर, मेरी आवश्यकता होगी उस समय में बाजार से, और उस समय मैं अपना आगे जो भी है तेल उसको बेचूंगा और जो मेरा प्रॉफिट लॉस आएगा वो देखा जाएगा उस समय। तो ऐसा हो सकता है कोई कर पाए अगर उसका जो आउटपुट का जो प्राइस है वो हमेशा आपके इनपुट के प्राइस के साथ में बहुत हाईली कोरिलेटेड हो या हमेशा वो मार्जिन देता हो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं फिजिकल बाय करके रख लूं जो सब प्रोसेसर करते हैं। तो मैंने 1000 टन फिजिकल में बाय कर लिया, मैंने उसको स्टोर किया और मैंने उसको सितंबर तक लेके गया और उस समय मैंने देखा कि जो भी भाव है मैंने उस पर अपना तेल बेचा और उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि क्या सिनेरियो बनता है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि मैं जो सेकंड ऑप्शन है उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं रादर देन कि मैं सारा का सारा फिजिकल में स्टॉक लूँ, मैं कह रहा हूँ ये 1000 टन मैंने फिजिकल खरीदने की जगह मैंने फ्यूचर में मई महीने में खरीद लिया और फिर मैं अपनी पोजीशन को सितंबर तक रोल करते गया। और फिर जब सितंबर में मुझे एक्चुअल में मटेरियल की आवश्यकता थी, माल की आवश्यकता थी, तो मैंने अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो नीरज जी ने बताया था स्क्वायर ऑफ किया और मैंने धीरे धीरे फिजिकल से माल खरीद लिया। जैसे जैसे मैं फिजिकल से खरीदते गया मैं फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करता गया। इस केस स्टडी के लिए हमने ये माना है कि मैंने जो भी परचेज किया मैंने उसके बीच के भाव जो है उनको कंसिडर किया इसके लिए। तो पहले केस में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5447 रुपए पे 497 रुपए पे जो है मेरा स्पॉट था सितंबर का, यानी कि शुरू के 5 दिन का स्पॉट था। मैंने उसके ऊपर बाजार से माल खरीदा। अगर मैं मई की बात करूं तो मई में ये माल मुझे 4363 रुपए में मिल रहा था। तो कुल मिला के मुझे 1134 रुपए ज्यादा देने पड़े, यानी 1000 टन पे अगर मैं बात करूं तो मुझे 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास अधिक देने पड़े मई के मुकाबले। अब इस पॉलिसी में भी अगर मुझे हमेशा अगर मैं अपना जो रिस्क है, जो मेरा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगा, अगर मैं अपने कस्टमर को पास कर पा रहा हूं तो जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्लस अगर मेरा बिजनेस मॉडल है तो ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल नहीं है, अगर आपका जो माल बेच रहे हो आप, आउटपुट जो बेच रहे हो वो हमेशा आपकी कॉस्ट प्लस बेसिस पे नहीं है, तो इस मॉडल के अंदर आपको रिस्क है, क्योंकि हो सकता है कि जो आप माल बेचो वो आपका पैरिटी में ना हो और आपको उस वजह से नुकसान मिले। दूसरा जो केस है जिसमें हमने इन्वेंट्री खरीदने की बात की, तो मैंने जो जयपुर का स्पॉट था, जयपुर को मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, 4363 रुपए का मई में माल खरीदा और उसको महीने तक यानी कि सितंबर तक। और अगर मैं सारे खर्चे जोड़ लूं जिसमें वेयर हाउसिंग चार्ज है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, फिजिकल हैंडलिंग लॉसेस है, तो लगभग मुझे 316 रुपए का खर्चा हुआ। मुझे ये माल जो है 4680 रुपए का एक तरीके से मुझे पड़ा। तो लगभग 7% मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट एक तरीके से पे करनी पड़ी इस केस के अंदर। तो केस 2 जो है उसमें मैंने अपना प्राइस तो फिक्स कर लिया माल खरीद के, लेकिन मेरा जो वर्किंग कैपिटल है या जो मेरी जो इन्वेंट्री है एक तरीके से जो कैपिटल है वो मेरा ब्लॉक हो गया, क्योंकि मुझे पूरा पैसा देके माल खरीदना पड़ा। और अगर भाव आगे जाके गिर जाते हैं तो वो मुझे एक तरीके का उसमें नुकसान है, मुझे नुकसान हो सकता है। बट अगेन ये सेम नुकसान मुझे तीसरे केस में भी हो सकता है, तो उसमें भी हम ये देखेंगे। बट सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है वो वर्किंग कैपिटल का आ रहा है। मेरी पूरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है यहाँ पे और 100% पैसा मुझे लगाना पड़ रहा है, फिर मुझे वेयर हाउसिंग का इंतजाम करना पड़ रहा है, उसमें मेरी कॉस्टिंग लग रही है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मेरा जो टोटल अगर मेरा इन्वेस्टमेंट में देखूं तो 4 करोड़ 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और लगभग 36 लाख रुपए मुझे 32 लाख रुपए मुझे और कॉस्ट ऑफ कैरी के रूप में पे करनी पड़ी। तो टोटल मुझे 4 करोड़ 68 लाख रुपए में मेरा ये अगर मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं ये डिसाइड करता हूँ, डिसीजन मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हम इस इन्वेंट्री को रादर देन की स्पॉट में कैरी करने के हम इस इन्वेंट्री को फ्यूचर में कैरी करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मई के अंदर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया और मैं उसको हर महीने रोल करके सितंबर तक लेके गया। तो इस केस में अगर हम देखें तो हर महीने मैंने जब रोल किया तो क्योंकि यहाँ पे रोल नेगेटिव है, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले साल जो हम जो बात कर रहे हैं 2020 की, उसमें क्योंकि रोल नेगेटिव रहे हैं, यानी कि मेरा मंथ ऑन मंथ कैरी नेगेटिव थी, तो एक्चुअल में मेरी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जा रही है। तो मेरा जो खर्चा है वो 331 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं और मुझे जो 4132 रुपए का माल जो मई में मिल रहा था वो एक्चुअल में मुझे 3801 रुपए का बढ़ रहा है फ्यूचर इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि मेरा हर महीने जो है खर्चा कम होता गया, मैं नेगेटिव रोल में हर महीने आगे बढ़ता गया। उस समय अगर मैं फ्यूचर को अगर सेल ऑफ करूंगा तो फ्यूचर का भाव 5386 रुपए था सितंबर में। तो कुल मिला के मैंने 1585 रुपए फ्यूचर में कमाए और मुझे 5497 रुपए में जो है मेरा स्पॉट मिला है, फिजिकल में मुझे माल मिला। तो हो गया, यानी कि मुझे फ्यूचर के मुकाबले, बट उसके बाद 1474 रुपए का फायदा हुआ और मुझे जो माल पड़ा फाइनली वो 4023 रुपए का पर क्विंटल
मुझे पड़ा। अब अगर हम तीनों केसेस को कंपेयर करते हैं तो पहले वाले केस में क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सीधा 1000 टन माल जो है वो मैंने सितंबर के महीने में खरीदा था, तो 5 करोड़ 50 रुपए की मुझे उससे कीमत पड़ी। ऑप्शन बी में जहां मैं इन्वेंट्री को कैरी कर रहा था तो मुझे 4000 अगर मैं देखूं तो मुझे 4697 रुपए में वो कॉस्टिंग पड़ी, यानी कि 4 करोड़ 68 लाख में मुझे टोटल परचेज प्राइस पड़ा सितंबर में। और फ्यूचर में क्योंकि मेरे रोल नेगेटिव थे, यानी मैंने मंथ ऑन मंथ नेगेटिव रोल किया, तो मुझे एक्चुअली वो माल 4 करोड़ और 2 लाख रुपए में पड़ा, यानी कि 1 करोड़ 47 लाख रुपए की मेरी सितंबर के स्पॉट के मुकाबले जो है मेरी सेविंग हुई। अब इसी कंपैरिजन को अगर हम ईयर ऑन ईयर करते हैं तो इस साल भी ये सेम इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है। और हमने कुछ और कमोडिटीज में इस सेम सिमुलेशन को रन किया, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे सोया ऑयल हो, तो पिछले 3 सालों में हर साल ये पाया गया कि अगर मैं अपनी पोजीशन को फ्यूचर में कैरी करता हूं तो वो बाकी दो ऑप्शंस के मुकाबले मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे साल ऐसा होगा कि कैरी पॉजिटिव होगा, तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में कंपेरेटिवली थोड़ा कम मुनाफा हो स्पॉट कैरी करने के उसके बराबर हो। लेकिन फिर भी अगर मैं हर साल हेज करता हूं तो अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मेरी पोजीशन ज्यादा सिक्योर है, मेरा प्राइस हेज्ड है, और यही मेरा पर्पस था बिजनेस करने का। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो, और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मेरे बिजनेस से मुझे प्रॉफिट आए, मैं अपने स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट पास ऑन कर सकूं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं। दूसरा जो है वो मेरा फोकस है मेरे बिजनेस से प्रॉफिट कमाने का, ना कि मुझे प्राइस में हमेशा पढ़ के या प्राइस में स्पेकुलेट करके प्रॉफिट कमाने का। क्योंकि जब मैं प्राइस में या प्राइस वोलेटिलिटी को लेके अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं हमेशा एक रिस्क ले रहा हूं, और मेरा प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बहुत ज्यादा वेरी करेगा। इसी साल हो सकता है मैं 10 करोड़ 15 करोड़ प्रॉफिट करूं, अगले साल हो सकता है मैं 5 करोड़ लॉस करूं। तो वो जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत हाई रहेगा, और मेरा जो टाइम है वो इस बात में गुजरेगा कि मुझे किस समय माल खरीदना है। जबकि जब मैं हेज कर रहा हूं तो मुझे उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है जब मेरी जरूरत होगी तब मुझे माल खरीदना, तो बाकी मुझे हेज करके चलना है। तो बेसिकली ट्रेड करने को करना अलाउ करता है। मेरी जो एनर्जी है एज अ ओनर ऑफ अ बिजनेस, मैं उसको अपना जो कोर बिजनेस है उसको ग्रो करने पे लगा सकता हूँ, रादर देन की डेली की सेल परचेज में उसको ज्यादा इन्वॉल्व होने के। इसके अलावा रेगुलेटर की तरफ से भी काफी बार ये एम्फेसाइज किया गया है कि हेजिंग करना बहुत जरूरी है, या उसको एम्फेसाइज किया गया है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनसे सेबी ये कहती है कि उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है उसमें ये सम्मिलित करें कि वो कितना अपना जो एक्सपोजर है उसको हेज कर रही है, उसके विषय में वो जानकारी दे। इसी प्रकार से आरबीआई जो है उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो भी कंपनीज कमोडिटीज में काम कर रही है वो अपने कमोडिटी प्राइस रिस्क को कैसे मैनेज कर रही है, या कमोडिटी प्राइस रिस्क को मैनेज करें, इसकी तरफ ध्यान दें, उसके बारे में आरबीआई ने एडवाइजरी जारी की है। बट आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो कमोडिटी प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई भी डायरेक्टिव नहीं है। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि इंश्योरेंस को लेके है, या मैं मोटर इंश्योरेंस की बात करूं तो डायरेक्टिव है कि जैसे ही आप गाड़ी निकालोगे आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है, तो उस तरीके का कंपल्शन नहीं है। बट डायरेक्टिव्स जरूर सेबी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से के चलते हैं। जो नीरज जी ने भी बताया और सूरज जी ने भी जो बताया, ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर दे पाऊंगा। अगर मेरी हेजिंग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरी हेजिंग पॉलिसी ड्रिवन है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज वो जो थिन लाइन है हेजिंग और स्पेकुलेशन के बीच की, मैं उसको कभी क्रॉस नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी मेरे मन में आएगा कि शायद अभी मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो जो मेरी जो पॉलिसी है वो मुझे वैसा करने से रोक देगी। तो हमेशा मैं अपनी पोजीशन को हेज रखूंगा और स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, और आई थिंक मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इन अ लॉन्ग टर्म मेंटेन कर पाऊंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सुरेश जी, एंड थैंक्स फॉर पेशेंस। बहुत शुक्रिया अरुण जी, काफी डिटेल आपने ये प्रेजेंटेशन दिखाई और काफी डिटेल में आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझ में भी आया होगा कि हेजिंग का जो टूल है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, और वहां पे मार्जिन्स कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं, और आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। अरुण जी, आपका इसके ऊपर पे एक लास्ट में और रिएक्शन चाहूंगा। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि टॉपिक बड़ा शानदार है और इस पे एक्सचेंज लगातार काम भी कर रही है, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार एक्सचेंज की तरफ से चलाए भी जा रहे हैं। क्योंकि कम समय के अंदर ज्यादा मार्जिन कमाने की जो हैबिट है ट्रेडर्स की, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अचीव करना चाहती है एक्सचेंज, वो अचीव नहीं कर पा रही है।
इस पर एक्सचेंज आगे क्या करने वाली है, एक, और दूसरा, एज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर हैं और इन प्राइसेस के ऊपर निश्चित तौर के ऊपर रिस्क भी उतना ज्यादा हाई हो गया है कि अगर इन लेवल्स के ऊपर ट्रेडर अगर एक तरफा चलेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इस पे आपका एक लास्ट रिएक्शन मैं चाहूंगा, आपका क्या कहना? प्राइस को लेके तो मेरे ख्याल से मेरा बात करना सही नहीं रहेगा, बट मैं मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि एक्सचेंज के ऊपर जो हमारा जो एक एजुकेशन या अवेयरनेस प्रोग्राम करने का जो एक मकसद रहता है वो ये रहता है कि लोगों को हम हेजिंग के बारे में बताएं और लोग ज्यादा से ज्यादा हेज करें। पर आपने कहा कि फिर भी लोग जो है दूसरे साइड कूद जाते हैं मतलब वो ट्रेडिंग में भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही जरूरी है बाजार के लिए। किसी भी बाजार में अगर आप हाजिर में भी देखें, फिजिकल में भी देखें, तो लोग ट्रेड भी करते हैं, लोग अपना जो इन्वेंट्री मैनेज भी करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही आवश्यक है बाजार के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि जो काम कर रहा है उसको ये डिसाइड करना है कि मैं किस साइड में हूँ। और उसके लिए जो अभी जैसे सौरभ जी ने भी कहा कि आप अलग अलग तरीके से वो चीज कर सकते हैं। हो सकता है जैसे सौरभ जी ने कहा कि वो ट्रेड भी करते हैं, वो हेज भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कब क्या बनना है वो ये चीज डिसाइड करके चलते हैं। ठीक है, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है या एक सोच है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। सर कि ये बात ठीक है कि प्राइस के ऊपर आपने नहीं बोलना है और एक्सचेंज, और ये हमारा प्लेटफॉर्म भी नहीं है इस समय पर उस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस एक सिनेरियो को लेकर के चलें तो ऐसे सिनेरियो के बीच के अंदर हेजिंग एक बेस्ट टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ट्रेडिंग भी हम यहाँ पे की जानी चाहिए और बाजार के लिए हेल्दी भी है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के साथ में यहाँ पर अब हेजिंग के लिए बेस्ट आप क्या मानते हैं, इसके ऊपर आपका लास्ट रिएक्शन क्या है? तो मुझे लगता है हेजिंग जब हमें करनी होती है, जो मैंने शुरू से जो मैं एक बात कह रहा हूँ, हेजिंग इज अ पॉलिसी ड्रिवन डिसीजन। ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड अगर हेजिंग इज अ पॉलिसी ड्रिवन डिसीजन, बिकॉज देन मेरा जो इंट्यूशन है, मेरी जो सोच है वो बीच में नहीं आएगी। तो फिर वो प्राइस क्या है उस पर मैटर नहीं करता है। अगर आज आप सोयाबीन की जैसे हम देखें इतनी तेजी चल रही है, फिर भी सेल साइड में कोई तो खड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से वो हेजर है 50,000 टन का हुआ ही, अगर बायर का है तो सेलर भी 50,000 टन के खड़े हुए हैं इस बाजार में। जो बिल्कुल, हाँ, अगर 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 कहीं पर खरीदारी हो रही है तो वहां पे बिकवाल भी बैठा हुआ है बिना 3,400 तो हेजर है, उसको अपनी इन्वेंट्री तो वो भी प्ले और दोनों का कॉम्बिनेशन होना यहाँ पे लाजमी है। तो हेजिंग करने वाले को शायद भाव देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करके चलना है। तो मेरा आई थिंक कंक्लूसिव मैं कहूंगा, मैं इस तरीके से कंक्लूड करना चाहूंगा इस बात को कि अगर मैं प्राइस देखने लगे हेजिंग के लिए तो शायद मैं थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ चला गया हूँ। तो मुझे मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मुझे डिसाइड करना है मेरी पॉलिसी क्या है, एंड देन मुझे उसे फॉलो करना है। मे बी इन बिटवीन मैं उसको थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मैनेजमेंट डिसीजन, बट मोर और लेस मुझे उसे फॉलो करना है, एंड देन हेजिंग विल बी द बेस्ट, आई मीन हेजिंग विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। तो अदरवाइज क्या है, अगर मैं उसको इंट्यूशन के साथ चेंज करने लगा, जब मुझे लगा कि चलो थोड़ा बाजार तेज है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, बंदा वो भी काम करता है। और काफी सारे लोगों में, जैसा नीरज जी ने भी कहा कि थर्ड स्ट्रेटजी जो है, तीसरा तरीका वो है, और सौरभ जी ने भी समझाया कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी बाजार पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ बाजार की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि फिर आप फ्लैट जो सेकंड स्ट्रेटजी नीरज जी ने कहा, आई थिंक दैट इज बेस्ट सूटेड इन दैट केस। बिल्कुल, जो नीरव जी ने बताया है कि सेकंड जो केस है उसको अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ पे एक अच्छा बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। मैं सभी पैनलिस्ट का इस पूरे वेबिनार के अंदर शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के वेबिनार हम करते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ट्रेडर्स को बिल्कुल जानना चाहिए, और ट्रेडर्स अगर उनको ध्यान में रख करके अगर बाजार के अंदर में ट्रेड करेगा तो उनको एक बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ पर कंक्लूड करने के लिए और फॉर्मल जो थैंक्स है सभी पैनलिस्ट का करवाने के लिए, अरुण जी आपको आमंत्रित करता हूँ, आप प्लीज सबका शुक्रिया अदा करें। सभी पैनलिस्ट ने काफी अच्छा बोला भी, काफी जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, मुझे लगता है जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके काम आएंगे, और उनको ध्यान में रख करके वो अगर आगे ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा फायदा उनको देखने को मिलेगा। अरुण जी, वोट फॉर थैंक्स। धन्यवाद सुरेश।
मैं नीरज जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो आए और मेरे ख्याल से काफी लोगों की नजर उनके ऊपर थी खासकर जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं आज। तो नीरज जी धन्यवाद आने के लिए। ज्योति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि गंगानगर से वो आते हैं और गंगानगर बहुत जरूरी हो जाता है खासकर कमोडिटी बिजनेस के लिए। तो अपना पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखने के लिए, सबको बताने के लिए कि कैसे किस प्रकार से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को राइट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सौरभ जी ने जो हेजिंग के ऊपर अपने जो इनपुट्स दिए हैं मेरे ख्याल से वो सबके लिए यूजफुल होंगे। पाइनियर है वो इस इंडस्ट्री में, वन ऑफ द पाइनियर है, तो उनके जो व्यू पॉइंट है आई होप जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है सबको उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाद में ज्वाइन किया लेकिन काफी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने बताए और जो आपने इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई हेजिंग और जो मेरा ट्रेडिंग है उसको मुझे अलग रखने की कोशिश करनी है मुझे। तो आई थिंक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है और इस वेबिनार को पूरा सुना है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इंजीनियर्स की तरफ से। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से मेरी तरफ से भी। सौरभ जी, अरुण जी, नीरव जी, अनुज जी, ज्योति जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर पर एनसीडीएक्स का शुक्रिया जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका सुरेश जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने सबको इकट्ठा किया। पूरे टाइम से को शुक्रिया।